ओके, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, तो सर गेट बैच वालों का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है मैथ्स वाला, वो आप बैच 2 के साथ करवा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे हैं। अभी आप आपने बैच 1 में आई थिंक कंप्लीट कर लिया हुआ है ना पूरा जैम का सिलेबस? यस सर। हाँ, तो इसमें आपको करने नहीं, की अभी जो आप इसमें और गेट एंड जैम बोथ, इस वजह से मुझे लगा कि हमारी तो क्लास 9 to 11 ही होती है। जी जी, अगर आप बैच 1 और बैच 2 सेम है तो जो हमने बैच 1 में कराए थे वही चीज़ हम बैच 2 में करा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा है वो 9 to 11 में ही होगा, जो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैच 2 में भी हैं गेट के, जैसे आप लोग बैच 1 में थे। तो एक बार बैच 2 में जैसे लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये पोर्शन जो है जैम वाला, तो फिर जो एक्स्ट्रा है लीनियर अलजेब्रा का गेट में, वो हम बैच 5 में ही कवर करेंगे। जो बैच 5 हमारा है वो गेट के लिए है सिर्फ। तो जो गेट का एक्स्ट्रा टॉपिक है, बैच 1 बैच 2 इक्वल है, जो मैंने बैच 1 में पढ़ा है वही चीज़ बैच 2 में पढ़ा है, बिल्कुल सेम है। और बैच 1 में भी जैम का फुल सिलेबस कवर किया है और बैच 2 में भी जैम का फुल सिलेबस कवर किया है। बैच 5 में ही होगा, तो आप 9 to 11 ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने बैच 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्योंकि वही चीज़ें अभी बैच 2 में रिपीट हो रही हैं जो बैच 1 में हुआ था। ओके सर। ठीक है ना? तो आज बैच 2, अब बैच 5 जो 9 to 11 है उसमें स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो हमने कल जहाँ कंप्लीट किया था उसके आगे से लेंगे। और बाकी जब लिनियर अलजेब्रा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो लिनियर अलजेब्रा का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे जो एस्टिमेशन और टेस्टिंग है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे एस्टिमेशन और टेस्टिंग के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप अगर बैच 1 में जो भी गेट के बच्चे बैच 1 में जैम का फुल सिलेबस कवर कर चुके हैं तो आप ज़रूरी नहीं आप ये ज्वाइन नहीं भी कर सकते 6 to 9, आप सिर्फ 9 to 11 ज्वाइन करेंगे, उसमें ही पूरा जैम का कवर हो जाएगा। बाकी जब डाउट क्लास होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो वैसे है ना। बाकी आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जैम और गेट का PYQ कंप्लीट कर लीजिए। जो बैच 1 वाले बच्चे हैं जो वर्क कर चुके हैं, तो आप जैम और गेट का PYQ कंप्लीट कीजिए, जो असाइनमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये है जब तक ठीक है। तो इसका सिलेबस एक एक नवंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएगा बैच 2 का भी। तो बैच 1 बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बैच 3 स्टार्ट करेंगे। बैच 3 और बैच 4 स्टार्ट होगा 1 नवंबर से। तो बैच 3 क्या है? बैच 3 वो PYQ बैच है जो जैम का हमने 2023 का किया था, तो आगे 2022, 21, 20 ऐसे चलता रहेगा। और बैच 4 क्या है? जो मॉक टेस्ट और असाइनमेंट जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो पोर्टल पे या गूगल फॉर्म पे जो टेस्ट हुए हैं अभी तक, और जो असाइनमेंट्स आपको मिले हैं, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो मैं पहले ही भेज दूंगा। जैसे आज शाम को अगर डिस्कस करना होगा मुझे कोई मॉक टेस्ट, तो उसका PDF आपको सुबह ग्रुप में आ जाएगा, और या जो मुझे असाइनमेंट डिस्कस करना होगा वो आ जाएगा। दिन भर आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसका डाउट डिस्कशन इवनिंग में होगा, या उसी का डिस्कशन इवनिंग होगा 1 नवंबर के बाद। तो मतलब PYQ और मॉक टेस्ट या असाइनमेंट डिस्कशन 1 नवंबर के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आप लोग गेट वाले बच्चे फिर से ज्वाइन कर सकते हैं 6 to 9 में, और 9 to 11 में आपका एक्स्ट्रा कोर्स चलता रहेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? कि इसमें हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इसमें शुरू से ही स्टार्ट किया था, और हम लोग यहाँ से लास्ट क्लास में यहाँ तक कवर कर लिए थे। ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया, आप चेक कर लीजिए। अगर किसी को डाउट हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक्चुअली, सो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। ये हमने शुरू से ही इसमें ऑर्डर में फॉलो किया था, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट किया था हमने, और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे रैंक से, है ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सो चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर रो रैंक क्या होता है, कॉलम रैंक क्या होता है, स्टैंडर्ड थ्योरम्स ऑन रैंक, देन रैंक ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर रो रिडक्शन एंड इकोलॉन फॉर्म। ठीक है, फिर पार्टीशन। ठीक है, जितना होता है कवर करते हैं अभी। तो ये स्टार्ट करते हैं रैंक से। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैंक
तो हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, है ना, कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। सो बाकी भी प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। सो उसके थ्रू आपको जो भी PYQ असाइनमेंट है लीनियर अलजेब्रा के, या जो नॉन PYQ असाइनमेंट है लीनियर अलजेब्रा के, है ना, बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा का 10-12 असाइनमेंट होंगे ड्राइव में कम से कम। तो आपको ट्राई करना, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट है आप ट्राई कर सकते हैं, और वो ड्राइव में ऑलरेडी है। तो जैसे आज अगर रैंक में कंप्लीट कर दूंगा तो एक असाइनमेंट, हमने पहले भी आपको बताया था कि एक असाइनमेंट होगा हमारा ड्राइव का, तो इसमें आप जाएंगे ना, जो असाइनमेंट हमने हर बार PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज इसको ओपन करेंगे आप, तो इसमें जो जैसे ये लीनियर अलजेब्रा के नाम से जो फोल्डर है ना, तो इसमें जैसे आपके पास ये है ना कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इन रैंक, इस पे बेस्ड ये असाइनमेंट आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ही कहा था, तो आप इसको कंप्लीट कर लो अभी क्लास के बाद। आज जो भी लोग हैं एग्जाम या गेट वाले जिन्होंने नहीं किए हैं, तो आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और रैंक पे बेस्ड क्वेश्चन हैं टोटल, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 14 इधर, 15 इधर, 29 प्लस 12 उधर है ना। सो 41 अराउंड इधर हो गया और 55 उधर है, तो अराउंड 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स लगा लो, 90 से 100 क्वेश्चन है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, किस पे बेस्ड है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और रैंक पे। तो ये हो गया आपका, तो ये तो अलग है, और बाकी लीनियर अलजेब्रा का अलग असाइनमेंट है। आप और देखोगे इसमें, अगर मैं सर्च करूं PYQ लीनियर अलजेब्रा, सो तो ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, PYQ लीनियर अलजेब्रा। जैसे ये है ना जैम PYQ लीनियर अलजेब्रा 15 से 23, या PYQ लीनियर अलजेब्रा जैम MS 2005 से 21, है ना। फिर गेट का भी होगा इस तरह से। तो ये सब आपको कंप्लीट, ये PYQ वाले हैं, और उधर वो MA से रिलेटेड कंटेंट है, तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को आइडिया है, कोई डिफाइन कीजिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे डिफाइन करते हैं आप? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। है ना, कई सारे तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो एक तो ये है आपके पास, तो ये जो रो रैंक कॉलम रैंक है ना, ये वही चीज़ है एक्चुअली। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा ना रो रैंक कॉलम रैंक, तो बाद में बताना चाह रहा है रैंक को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है AIJ, जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N, ठीक है। सो MN क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ MN के इक्वल भी हो सकता है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी है, MN के इक्वल भी हो सकता है, या M मोर देन N भी हो सकता है, या M लेस देन N भी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ये तीनों पॉसिबिलिटी है। सो आपको रैंक डिसाइड करना है पहली बात। तो रैंक का एक तो डेफिनेशन में बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly इंडिपेंडेंट रोज। इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly इंडिपेंडेंट कॉलम्स। और आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम का क्या मतलब है, मतलब एटलीस्ट लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का क्या मतलब है। तो एक रो एज अ वेक्टर होगा, मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा इस पे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, है ना, या कुछ बुक में ये भी मिलेगा। सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर,
या ऐसा समझ लो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो, सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन, ये मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, बुक में अपने वर्ड में होगा, मैं समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सो इसका ये मतलब है, या कुछ बुक में माइनर भी लिखा होगा, है ना, माइनर। सो माइनर क्या है, कुछ रो कुछ एलिमेंट को आप डिलीट करेंगे, तो वो हमने माइनर जो डिफाइन किया था उसका मीनिंग अलग था, तो यहाँ मैं माइनर के टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सब मैट्रिक्स के टर्म में लिख रहा हूँ। अब ये सब मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ रो कुछ कॉलम को डिलीट करके जो बचता है वो सब मैट्रिक्स। तो इसको मैं जब रैंक और बीए में क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं ये। तो अब ये क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। देखो, सो यू ट्राई स्टार्ट विद द क्वेश्चन 6, 7, 8। देखो अब ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। अभी सब लोग 6, 7, 8 ट्राई करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, हम लोग 5 भी कर सकते हैं। 5 में क्या है, हाँ 5 देख लो, 5, 6, 7, 8, जरा ये 4 क्वेश्चन अभी करो। ठीक है, अभी सब लोग टाइम लो थोड़ा सा, 5, 6, 7 ट्राई करो, और आज ये असाइनमेंट फिनिश करके आना नेक्स्ट क्लास में। तो इसका पहले डाउट करेंगे परसों, क्योंकि इस टॉपिक, ये 3 टॉपिक पे क्वेश्चन है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, हमने तीनों कर लिया। एक क्लास में मैट्रिक्स किया था, पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट किया था, आज हमने रैंक किया है। तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, इस पे ये असाइनमेंट नंबर 1 ही है ना, 1 है उसमें। तो जाके इसको सॉल्व करो, अभी तत्काल के लिए 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5, 6, 7, 8, और बाकी क्वेश्चंस करके आना। जो परसों क्लास होगी लिनियर अलजेब्रा की, उसमें पहले इसका डाउट कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बस करने को सिलेबस में। 6 का ए होगा। 6 का ए होगा। ए कोई ABR 3x3 रियल मैट्रिसेस, इस तरह से कि AB का रैंक 1 है, तो BA का रैंक क्या नहीं हो सकता? 0 ही होगा सर। ऑप्शन डी होगा ना, वो फुल रैंक तो नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सेम होता है। AB का डिटरमिनेंट कितना आ ऑप्शन जाएगा? बी होगा सर, रैंक 2 होगा सर, 7 का। रैंक क्या नहीं हो सकता वो पूछ रहा है। अच्छा 7 का बता रहे हो। 7 का सर ऑप्शन बी होगा, और 6 का ऑप्शन ए होगा। तुम्हारा ये कहना है कि किसी ने कहा कि देखो पहली बात, यहाँ 5th 6 की बात करते हैं। ABR 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट रैंक ए इज, ध्यान दो, तुम्हें ये तो पता है ना कि A इंटू बी का डिटर्मिनेंट और B इंटू ए का डिटर्मिनेंट सेम रहता है, हाँ या ना? और ये किसके इक्वल होगा बताओ, AB का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 होगा। रैंक बता रहा है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अरे नॉट इक्वल टू कैसे हो जाएगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट तो सब खा गया क्या तुम? 0 होगा ना, A इंटू बी 3x3 की मैट्रिक्स है, और क्योंकि ए बी दोनों 3x3 की है, तो A इंटू बी भी 3x3 की मैट्रिक्स आएगी। अब ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? तो रैंक बता रखा है 1 है, तो A इंटू बी का डिटर्मिनेंट 0 कब नहीं होगा, नॉन 0 कब आएगा? A इंटू बी का डिटर्मिनेंट जब वो फुल रैंक होगा। क्या बता रखा है, AB का रैंक 3 है, ऐसा बोल रहा है क्या? तो दिमाग लगाते ही नहीं। A इंटू बी, एक्चुअली A इंटू बी 3x3 की मैट्रिक्स है, रैंक इसकी 1 है, तो लेस देन 3 है। तो हमने ये पढ़ा था, इफ एंड ओनली इफ होता है ये, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अगर रैंक n है, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट तो यहाँ जीरो होगी, क्यों? क्योंकि रैंक n से कम है, तो डिटर्मिनेंट जीरो है।
तो ए बी का डिटर्मिनेंट 0 है, बी ए का भी डिटर्मिनेंट 0 है, तो रैंक ऑफ बी ए के बारे में क्या कह सकते हो यहाँ से तुम? डिटर्मिनेंट 0 इसका क्या गारंटी है? लेस हाँ, देन 3। 3 से लेस होगी, मतलब रैंक ऑफ हाँ, लेस बी देन ए 3 होता है। 3 तो नहीं हो सकती, ये गारंटी है ना? यस क्योंकि अगर बी ए का रैंक 3 हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगी, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा ये जो गिवन है उसके अगेंस्ट। तो ये यहाँ पे लॉजिक था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये भी इसका रैंक 3 नहीं हो सकती, तो करेक्ट आंसर डी है कि बी ए का रैंक 3 नहीं हो सकती। हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब एटलीस्ट गारंटी करे कैन नॉट बी, 3 कैन नॉट बी, ये चीज़ है। सेवन का कोई बता रहे थे, बताओ। तो 6 का आंसर डी है। सर 7 होगा सर, बी होगा। ओके, कैसे? तो उसका रैंक निकाल लिया, मतलब उसका रो एचेलॉन इक्विवेलेंट फॉर्म कर लिया तो उससे हो गया। ओके, बाकी लोग? ए है सर। सर आई थिंक सो ए है सर। तो उसके लिए क्या करोगे तुम? इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल के देख लो, 3 क्रॉस 3 है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो भाई कितना आता है। जो अप्रोच मैं यूज कर रहा था डैंक के डेफिनेशन का, सब मैट्रिक्स वाला, डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, देखो 0 आएगा क्या? या उससे भी करो, रो इक्लोन फॉर्म में भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, तब भी दिख जाएगा। अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझ आया क्या कि एक क्वेश्चन के 1000 अप्रोच हो सकते हैं, है ना? 3 4 5 अप्रोच इजीली दिख जाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग बच्चा सॉल्व करेगा। तो तुम्हें देखना है तुम्हें कौन सा अप्रोच आता है। सर 0 आ रहा है। अच्छा, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ओके ओके। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं हो सकता, है ना? अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब ए का रैंक 3 तो नहीं होगा। अब हमने जो ट्रिक पढ़े थे कि 2 क्रॉस 2 का एक माइनर ले लो, तो 10 में से 8 2 आ गया, तो देयर एग्जिस्ट अ 2 क्रॉस 2 माइनर व्हिच हैव नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो इसका रैंक 2 है। ठीक है, उसने सही बताया। चेक कर लो भाई। और 8th क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर 5th वाला बता दीजिएगा। हाँ मैं बताता हूँ, 5th पे आते हैं। 8th बताओ, 5th का भी बताओ, 8th का भी बताओ। सर 5th वाला का मतलब समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा सर। डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n नॉट। तो N1 क्या है, पार्टीशन है क्या? पढ़ते क्यों नहीं क्वेश्चन? n1 m है नंबर ऑफ वंस, हाँ, उसका n मतलब नॉट m है 1। नंबर ऑफ जीरोस। तो फिर M क्यों दिया हुआ? मतलब M एक मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ एंट्रीज होगा जो 1 होगा, कुछ एंट्रीज 0 होगा। हाँ, या तो 0 या 1 होंगे। हाँ, 0 वाले सारे एंट्रीज N1 M होगा। बस ये N1 M क्या है, मतलब ये उसका पार्टीशन है क्या M का? देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n1 m माइनस, इसके डिफरेंस को मिनिमाइज करना है तुम्हें। ये एक और वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इनवर्टिबल, अच्छा। मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना?
तो N1 क्या है इधर? n1 है मतलब नंबर ऑफ वन इन द मैट्रिक्स। ये वन मैट्रिक्स कितनी बार यूज, M बोल रहा है सर, तो वो खुद क्या एक मैट्रिक्स ही है ना? m क्या है, M तो एक मैट्रिक्स है, किस 5 ऑर्डर क्रॉस की 5। मैट्रिक्स है? m में कितने एलिमेंट है टोटल? 5x5 मैट्रिक्स होगा ना सर जी, M। तो उसमें कितने एंट्रीज है? 5x5 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे टोटल? 25। 25। तो 25 में कुछ एलिमेंट वन है कुछ जीरो। ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने 20 एलिमेंट वन रख दिए, 5 एलिमेंट जीरो रख दिए। तो अगर 20 एलिमेंट वन रखा तो n1 की वैल्यू वहाँ 20 है, 5 एलिमेंट जीरो रखे तो n0 की वैल्यू वहाँ 5 है। हाँ अब एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ी समझाएगा तुम्हें क्वेश्चन कि तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। आराम से सॉल्व करो, 5 और 8 सॉल्व करो और बताओ 5 और 8 का आंसर क्या है। 6 7 तो कर लिया हमने। सर, ये जो फोर स्क्वायर है ना ऑफ डायगोनल में, सर उसमें से देख रहा है कि कुछ कोई मतलब कोई थ्योरम होगा क्या यहाँ पर? नहीं, थ्योरम नहीं है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और ट्राई करो। मतलब ये खुद ही थ्योरम है, क्वेश्चन ही थ्योरम है। अगर तुम्हें ऐसे ही याद रखना हो तो इस तरह एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब कैसे आएगा वो तुम्हें जानना है। पाई का D ऑप्शन होगा सर। ओके, एट का 0 होगा सर, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा दिख रहा है। इसमें सिंपली एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, मैं हिंट दे देता हूँ। R1 को चेंज करो, R1 माइनस R2, और ऐसे ही R3 या R2 को चेंज कर लो, R2 माइनस R1, R4 को चेंज कर लो, R4 माइनस R3। चेक करो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जाकर चेक करो एक बारी। और नहीं होगा तो बाद में एक बार और ऑपरेशन लगा देना। या एक काम कर सकते हो, अगर वैसे नहीं लगानी 5 है। का ए होगा सर, क्योंकि तो वो उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। अगर इन्वर्टेबल है ना सर, तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं होगा, तो मतलब जीरो का नंबर हमेशा 1 से कम होगा, तो मिनिमम लेंगे तो वो मतलब एक ही ज्यादा होना चाहिए। तो वो 25 तो 13 और 12 बनेगा ना, तो हम्म, उसके कारण एक ही ना वो बनेगा, मतलब दोनों को घटाएंगे तो नंबर ऑफ हाँ, 115 होगा, और नंबर ऑफ मतलब अगर मिनिमम लेना है तो, और वो हम्म, तो वो उससे 1 आएगा सर हाँ सबका। वही करना है एक्चुअली, कि आपको देखना है कि डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो रहे और डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, उसके गैप को मिनिमाइज करना है, नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ जीरोस के। यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखो R2 को चेंज करो, R2 माइनस R1, R3 को चेंज करो, R3 माइनस R1, R4 को भी चेंज कर लो, R4 माइनस R1। ये चेंज करो और उससे इजीली अगले स्टेप में तुम्हें दिखेगा कि वो मल्टीपल हो गए एक दूसरे के। और नहीं दिख रहा है तो एक बार और ऑपरेशन लगाना, उसके बाद फिर से ऑपरेशन लगाओ कि R3 चेंजेज एज R3 माइनस R2 एंड R4 चेंजेज एज R4 माइनस R3 लगा लो चाहो तो। ये कैसे भी कर लो, मैं लिखना पड़ेगा मुझे क्या करना है। हाँ सर, 8 का 0 आ रहा है ठीक है ना, इस डिटरमिनेंट। तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे दिख जाएगा। 0 ही आ रहा है। कि कोई दो रो को सब्ट्रैक्ट करो, बाद में मल्टीपल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो 2 रोज आर प्रोपोर्शनल, डिटरमिनेंट इज 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 8 का 0 आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ दो बार। एंड नेक्स्ट जो है
आते हैं 5 पे। देखो तो अगर मैं सॉल्व करूं, मैं 8वां करके दिखाऊं या लोगों को समझ आ गया? 8वां करूं क्या? नहीं सर, हो जाएगा सर। क्या था ये कि 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7, ठीक है। थोड़े से हाथ पैर चलाओ, कोशिश करोगे तभी आएगा। तुम सर आ गया सर, हर नहीं करना पड़ेगा। मतलब उन लोगों को बता रहा हूँ जो हर बार सॉल्यूशन ढूंढते हैं बुक में या गूगल पे यहाँ वहाँ, उससे पहले थोड़ा टाइम दो, तुम खुद ही एक बेटर सॉल्यूशन कर दोगे। सो देखो, तो एक तो मैं जैसे कह रहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, R2 को ही चेंज कर लो, R2 माइनस R1, R3 को चेंज कर लो, R3 माइनस R2, ये लगाओ। और R4 को चेंज करना है तो R4 माइनस R3, जस्ट चेंज कर लो, क्या आता है देखो। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, चलो रहने दो इधर साइड में। हाँ ठीक, तो ये जो हमारी नया मैट्रिक्स बन डिटर्मिनेंट बन के आएगी। तो हमने फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया, ठीक, 1 2 3 4। अब हमने कहा सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 + 1 2 - 1, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 × 1, 3 4 7 7 × 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, वो लिख रहा हूँ मैं, 9 × 1। फिर यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा? अब मैं 5 7 7 9, ठीक है। अब थर्ड रो को चेंज करें, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, तो 5 × 1 7 × 1 9 × 1 11 × 1। और इसको कर लो चेंज, R4 को R4 माइनस R3, तो 7 × 1 9 × 1 11 × 1 13 × 1। तो मतलब समझ आ रहा है तुम लोगों को? तो ये इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटू 1 वही नंबर आ जाएगा ना। अब गैप देख लो तुम, अगर अब मैं ऑपरेशन लगा दूं कि R3 को चेंज कर लो R3 माइनस R2, और R4 को चेंज कर लो R4 माइनस R3, चेक करो आइडेंटिकल नहीं आ जाएगी दोनों रो। अब यह है 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये है 3 5 7 9। इसको चेंज नहीं कर रहे हम, चेंज कर रहे हैं थर्ड रो को, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो 2 2 2 2, फोर्थ रो माइनस थर्ड रो 2 2 2 2। अभी क्या हो गया कि ये जो हमारा, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो आपने क्या देखा, ये थर्ड रो और फोर्थ रो आइडेंटिकल है, तो जब 2 रो आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। हो गया? ठीक है जी, चलो ये तो है 8th। 5th क्वेश्चन पे आओ। जो 5th क्वेश्चन है सर जी, सर इसमें एक चीज पूछना था। जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे पहले लगाया आप R2 को R2 माइनस R1 कर दिए, तो फिर इसके बाद R2 की वैल्यूज तो चेंज हो जाती है ना, तो फिर जब हम R3 को R3 माइनस R2 करेंगे तो जो चेंज हुई वैल्यूज उसको लेते हैं ना, कि ऊपर वाले नहीं मैट्रिक्स का ही नहीं, वैल्यू लेते हैं? जो पहले है वही लेते हैं, चेंज होके बाद में लिखेंगे, अभी जो है उसी को यूज़ कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साइमल्टेनियस यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये रोल कॉलम फॉर्म के बजाय हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं क्या डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इस मैट्रिक्स को? दूसरा क्या? ये स्क्वायरिंग करने पर सिमेट्रिक बन रहा है ना सर, तो ऐसा कुछ निकल सकता है क्या? सिमेट्री क्या बन रहा है? मतलब ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है, तो उससे कोई फायदा तो है ही, मुझे तो पता है पहले से। अच्छा ठीक है सर, मतलब निकाल नहीं सकते? नहीं नहीं, निकाल सकते हैं, मुझे नहीं आता है,
मतलब मुझे यही तरीका आता है, तरीके और भी बहुत सारे होंगे जो मुझे नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तरीके इसके और भी बहुत सारे होंगे, ये एक मुझे तरीका है भी जो नहीं मुझे आता आता है है। सर, लेकिन ये मैं जब मैट्रिक्स देखी ना सर तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जैसा दिखा। तो जनरली जो थ्योरम्स वगैरह होते हैं ना, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट के लिए मुझे ऐसा क्लिक हो रहा था कि नहीं वेट। नहीं, तो हमेशा सिमेट्री का डिटरमिनेंट जीरो थोड़ी होता है, वो तो नॉन जीरो भी आ सकता है, तो वैसा कोई थ्योरम थोड़ी लगा सकते हैं आप। यहाँ तो बस एलिमेंट्री ऑपरेशन आपसे लगवाना चाह रहा है वो। सो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो पूछना साइमल्टेनियस, मान लो पहले R4 चेंज कर लो आप, बाद में R3 चेंज करो, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो तीन एक साथ यूज़ कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है 1 by 1 करते हैं, तो पहले आप R4 को ही चेंज करो, फिर R3 को चेंज कर रहे हैं, फिर R2 को चेंज कर रहे हैं, ऐसा समझो आप। तो R4 में R3 यूज़ हो रहा है तो हो गया, फिर बाद में R3 यूज़ किया, तो एक साथ यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और भी अप्रोच हो सकते हैं जो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये एक अप्रोच है, आप टाइम देंगे तो और भी अप्रोच निकल के आएंगे, है ना, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। सर यही थ्योरम है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का स्क्वायर रहेगा तो हाँ, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, मतलब ये एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे हम बात सबका स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये 2 3 5, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि जैसे ये देखो दो दो का गैप है इस सब में, तो दो दो का गैप आ रहा है, वहाँ कंसेक्यूटिव था लेकिन यहाँ दो दो का गैप हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि लाइक डिफरेंस इक्वल आ गया। तो मतलब ये तुम जनरलाइज भी कर सकते हो ना, ये तो हम चाहें तो जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, अगर तुम्हें यकीन कितने याद रखोगे। जैसे अगर हम इसको लिख भी सकते हैं कि 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, 2 स्क्वायर से लेके n+1 स्क्वायर तक, 3 स्क्वायर से लेके n+2 स्क्वायर तक, इस तरीके से लिख लो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। ये है। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन था कि आपके पास एक 5x5 की मैट्रिक्स है, सो 5x5 आई थिंक 6 7 8 9 ना, पांचवें क्वेश्चन था ना। सो अब आपको देखना है कि इसमें सिर्फ 0 या 1 एंट्री फिल कर सकते हो आप, ठीक। सो यू कैन फिल हेयर 0 और 1। अब आप 0 1 ही फिल करना है आपको। इस तरह से 5 को 0 1 ही एंट्री फिल करनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहे, क्योंकि इन्वर्टिबल है ये, तो नॉन जीरो रहे। देखो एक तो सबसे आसान तरीका जैसे आप लोग जानते हैं, डिटर्मिनेंट डायगोनल पे 1 ले लो, है ना, और बाकी सबको 0 कर दो। लेकिन ये एक मैट्रिक्स तो है, बट हमें कोशिश करना है, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ नंबर ऑफ वंस जो मैंने यूज़ किया है, n1 जो है मैंने वंस यूज़ किया 5 और n2 यूज़ किया 15, तो यहाँ जो डिफरेंस है n0 यूज़ किया 15 नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी 15 20 ना, 12 25 है, तो 20 यूज़ किया मैंने, 12 25 है ना, डायगोनल पे मैंने 1 ले लिया, तो अभी जो गैप है वो 15 का है। लेकिन मुझे इस गैप को मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि ये जो n1 - n0 इसको मिनिमाइज करो ताकि ये क्या रहे, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है यहाँ पे, ये तो 5 हो गए, तो बचे 20। सो डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट हैं, 10, 10। और डायगोनल के ऊपर भी 10 है, ठीक। तो ऐसा करो, डायगोनल के ऊपर वाले 10 को तुम्हें मिनिमाइज करना है, डिफरेंस को मिनिमाइज करना है। तो अगर मैं कोशिश करूं कि n1 की वैल्यू जैसे मान लो नंबर ऑफ वंस में रखूं 13, नंबर ऑफ जीरोज रखूं 12, क्योंकि 25 एलिमेंट है तो हम 12.5 तो कर नहीं सकते, तो ये एक पॉसिबिलिटी मिनिमाइज करने का। क्या ऐसा हम बना सकते हैं कि मैं 13 टाइम 1 यूज़ करूँ और 12 टाइम 0 यूज़ करूँ, हाँ, तो नीचे वाले सब 0 ले लो। तो अब क्या करता हूँ, देखो अब मैं नया मैट्रिक्स बनाता हूँ। सो मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश है डिफरेंस को मिनिमाइज करना। तो मैंने 1 1 1 1 1 डायगोनल पे 1 ले लिया, ये तो फिक्स कर रखा है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 2 3 4 5 कितने, 5 5 10 11 12 13 0 0 0 और यहाँ सब 0 रख दो। देखिए 5 × 5 की मल्टीप्लिकेशन बनी है ना,
और ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट कितनी आएगी? सो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और मैंने 1, 13, 13 टाइम यूज किया, चेक कर लीजिए आप। 13 टाइम यूज किया है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 12 है 12 बार, तो कोई बात नहीं, तो इसको 12 इसको 13 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक 1 यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें बढ़ाना हो तो बढ़ा दो, डिटर्मिनेंट में फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है, तो हमें पता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टोरी यूज हो रहा है? हमने एक थ्योरम लिखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो तुम ऊपर कितने भी 1 बना दो, डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ जैसे मैं शुरू में लिख रहा था कि ठीक है तुम्हें 13 बनाने थे, यहाँ 1 कर दो, क्या ही दिक्कत है, तो भी डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी डिटर्मिनेंट 1 ही है इसका, डिटर्मिनेंट A1 तब भी था, अभी भी डिटर्मिनेंट A1 ही है ना। लेकिन मुझे नंबर ऑफ वंस माइनस नंबर 0 को मिनिमाइज करना था, तो यही मिनिमम सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे n1 माइनस n0 1 है, अब इससे कम तुम नहीं कर सकते। n1 माइनस n0 का जो डिफरेंस है, इसको तुम 1 से कम तो नहीं कर सकते, है ना। कब कर सकते हैं? जब 12.5 टाइम 1 यूज करे, 12.5 टाइम 0 यूज करे, वैसा हम कर नहीं सकते। तो यही मिनिमम डिफरेंस हो सकता है। तो इतना क्यों सोचना है, क्योंकि ये तो ऑड नंबर में है, तो उसका डिफरेंस हर समय 1 ही तो होगा ना, क्योंकि हम उसको इक्वल में पार्टीशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया था तो 0 आया था तो हाँ वो है, और डिटर्मिनेंट हमें वही तो रखना है। तुमने मान लो यहाँ पे 0 कर दिया अपनी मर्जी से, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो हमें डिटर्मिनेंट को भी नॉन जीरो रखना है। ठीक है, तो इसका मॉड था यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन था कि लाइक यहाँ पे मॉड था कि n1m माइनस n0m का मिनिमम वैल्यू उस मैट्रिक्स में क्या होगी? तो 1 होगी। तो 5 का a होगा। तो हमने अभी, अच्छा मिट कैसे गया? अच्छा ये वहाँ ओपन किया था ना, हाँ। तो यहाँ 1 हो गया, तो 5 का a आया, 6 का d आया, 7 का b आया और 8 का a आया। तुम आंसर भी चेक कर सकते हो इसमें। इसको कंप्लीट करना आज, ठीक है। अभी क्लास के बाद इस असाइनमेंट को फिनिश करो नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। 5 का a, 6 का d, 7 का b, 8 का a। तो इसको फिनिश कर लो, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स के। सर क्वेश्चन नंबर 4 जरा बता दीजिए। 4 हमने क्लास में एक और बताए थे, पता नहीं तुम थे कि नहीं थे। देखो सर वो लास्ट टाइम बताया तो मतलब ठीक है, वो कैसे सब आप ना करना है, रहे, वो कोई बात नहीं, देखते उस हैं। टाइम पे थे। तो m आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, x एक वेक्टर दे रखा है, तो m की पावर n टाइम x n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो पहले आप एक पैटर्न ढूंढो। आप क्या करो, m फाइंड करो, m स्क्वायर फाइंड करो, m क्यूब फाइंड करो। तो यहाँ मेनली तो n कहाँ पे ऑपरेट होगी? m की पावर n पे ही तो ऑपरेट होगी। तो आप m की पावर n निकालो, पहले निकालो और उसमें एक पैटर्न ढूंढो आप। अच्छा ये जो लाइंस दे रखी हैं 1 के नीचे, नहीं और वो टाइपिंग वैसा कुछ नहीं। कहाँ पे? ये से नहीं मैट्रिक्स में। वो तो ओके टाइप लिस्ट की प्रॉब्लम है, वो उसमें टाइप वैसा कुछ मतलब नहीं है। सर इस क्वेश्चन नंबर 4 में m रेस टू n इंटू x दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद लिमिट अप्लाई करना है क्या? जी नहीं, x को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना n से, हाँ वो तो मेनली इसको पड़ता है। तो आप m की पावर n निकालो, एक पैटर्न ढूंढो और उसके बाद पुट कर लो n टेंस एक बार ही ट्राई किया था, हुआ नहीं था, तो मतलब चलो देखो करते हैं ट्राई। तो सर ये क्वेश्चन से बाद में करना सर, क्योंकि हम ट्राई करना चाहते हैं सर। तो करो ट्राई आराम से इसको। नहीं सर, आप नहीं आप बाद में कराइएगा सर, अच्छा एक दिन वेट करने की। हाँ तो इसको ये ट्राई मैंने करो। ट्राई किया हुआ है एक्चुअली। ओके ओके, तो 1/2 1/4 0 1 ऐसा कुछ है, देखिए। तो 1/2 1/4 0 1, हाँ। सो तो आप करो, ट्राई करो तुम लोग, m स्क्वायर निकालो क्या आएगा। तो यू फाइंड m स्क्वायर एंड लुक फॉर द पैटर्न। पिछले बार मैंने दूसरा अप्रोच से किया था, पहले मैंने mx निकाला था, फिर m स्क्वायर x निकाला था, उससे बेटर अभी इससे ट्राई करके देखते हैं क्या आता है।
तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस नहीं प्लस 0 हो गया है ना। इसको आप इससे करेंगे तो 0 हो गया। फिर अगला एलिमेंट आएगा 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4। नेक्स्ट आएगी 0 और नेक्स्ट आएगी 1। तो ये लास्ट दो 0 1 ही रहेगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब m की पावर 3 निकाल लो। सो 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 0 1। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है m के साथ। सो 1/2 1/4 0 1। तो देखो अब m क्यूब निकाल रहा हूँ मैं। सो अगेन इफ़ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सो क्या होगा 1/2 का क्यूब और ये तो 0 हो गया। फिर इसको इससे हो गया, अब इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा 1/4 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 मिनट, हाँ तो यहाँ मैंने 1/2 इंटू 1/4 क्यों लिखा है, हाँ उससे ठीक है। सो चेक कर लो एक बार ना, इसको आप इससे किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4 वही मैं कर रहा हूँ। मुझे ना ऐसे लिखना पड़ेगा 1/2 स्क्वायर इंटू 1/4, फिर अगला है 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4, राइट। चेक कर लीजिए 0 1। तो मुझे तो पैटर्न दिखने लगा है, लेकिन श्योर होने के लिए एक और कर लो। पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को नहीं? देखो मुझे तो समझ आ रहा है कि इट विल बी लाइक, बताओ जी बाकी लोगों को समझ रहे हैं m की पावर n कैसा दिखेगा आपको? सर 1/2 की पावर n और यहाँ हाफ की पावर देखो, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, n-1 होगा, तो n-1 इंटू 1/4 1/2 की पावर n-2 इंटू 1/4 डॉट डॉट 1/4 0 1। तो ये मुझे दिख गया। अब चाहो तो एक और फाइंड कर लो, m की पावर 4 फाइंड कर लो, आपको पैटर्न दिख जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ पैटर्न 1 था 2 1 है ना, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो m की पावर n जो अभी है ये 1/2 की पावर n है, और इसका सम तो निकाल सकते हैं आप लोग पता है ना ज्योमेट्रिक सम। तो पहला टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1/4 से, a r स्क्वायर। अच्छा एक काम करो n टेंस इनफिनिटी लगा दो फिर करो। तो अभी मैं काम करता हूँ इसमें n टेंस इनफिनिटी लगा देता हूँ, तो वो ऊपर वाला से 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ये जैसे हाफ की पावर n कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगा। अच्छा, और ये सम निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिक सम से, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी ना। यहाँ फर्स्ट टर्म 1/4 है, तो ये वो भी सर 0 हो जाएगा सर। तो का मत लगाओ, तुम कैलकुलेट करो 1/4 फिर 1/2 इंटू 1/4 1/2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये चल रहा है। तो a/1 माइनस r, सो a/, ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक सम है ये, ठीक है ना। n होगा सर, ये तो n है सर, इनफाइनाइट सीरीज तो है नहीं। ओ अच्छा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, सॉरी। तो यहाँ से फाइनली आ गया 0 और ये आ गया 1/4 माइनस कितना आ गया 3/8, सॉरी 7/8। चेक करो भाई, ये सही लिखा मैंने AR 1/8, ये गलत लिखा सही लिखा है, एक बार चेक करो यहाँ गलत 2/7 होगा सर। रुको a/1 माइनस r होता है ना, हाँ तो ऐसा होता है ना, वो मैंने गलत लिखा था। a/1 माइनस r इज 1/2 एक्चुअली, तो 0 0 और ये 1/4/1 माइनस 1/2, तो 1/2, तो फाइनली 1/2 आया ना। हाँ 1/2 आएगा। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी m की पावर n इंटू x, तो m की पावर n ये आया 0 1/2 0 1। इसको मल्टीप्लाई करो x से, x क्या था तुम्हारा, तो x यू हैव इज 3/4, सो 3 4 मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना 2 4, चेक करो 3/2 और 4 आएगा सर, 4 आएगा सर, ठीक है ना। सो 2 4 इज आंसर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो पहले आप एक पैटर्न ढूंढो, m की पावर n चाहिए तो एक पैटर्न ढूंढा, फिर लिमिट लगाए, फिर लिमिट लगा के m की पावर n आ गई। अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किया x से, क्योंकि x में n है नहीं, तो लिमिट का इफेक्ट सिर्फ m
की पावर पड़ेगी, x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। सो दिस इज आंसर। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया, 9 बज गए, तो आज 6 to 9 में हमने कवर किया है रैंक, मेनली रैंक और पार्टीशन देखें। पार्टीशन में कोई क्वेश्चन ऐसा खास है नहीं, तो रैंक मेनली डिस्कस किया हमने आज। तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, इस टॉपिक का जो असाइनमेंट है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, रैंक, ये मैट्रिसेस एक क्लास, डिटर्मिनेंट एक क्लास, रैंक एक क्लास हमने किया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको कंप्लीट करो आज बैठ के, आज नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद डाउट करके इसका, फिर अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अगले क्लास में स्टार्ट होगा यहाँ से। सो इट विल टेक 2 क्लास टू कंप्लीट। अब 2 क्लास में ये लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम दिस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, properties of solution of system of linear equation, use of determinant in solution of system of linear equation, Cramer's rule। तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट हो गया। अब आता है लास्ट में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो एक क्लास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे और एक क्लास में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी, आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी, फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो 2 क्लास में लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। अगले 2 क्लास में थ्योरी करके, थ्योरी में 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी इसमें कल की क्लास होगी 6 to 9। कल में हम लोग ये कर रहे हैं, तो अभी कल की क्लास में ये पार्ट कंप्लीट होगा। कल हम लोग देखेंगे ये, है ना, क्रैमर राव लोअर बाउंड, क्रैमर राव इनइक्वालिटी एंड यूएम भी हुई है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये वाला पार्ट। तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा, बॉटम के 2 लाइन बचेंगे। तो इन ऑल, है ना, अभी कितने दिन इस महीने में है, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट, 1 तक हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो, तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। अगले क्लास में मिलते हैं।